Hi students, this is AK Pathak. I welcome you again in the next master class part 2 जहां हम लोग आज करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमें कैसे लिखना चाहिए और कैसे इसका अच्छा आंसर लिखकर हाईएस्ट मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फिर से आपका स्वागत है। तो हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज। ठीक है, तो हम लोग रेस्टोरेशन एज के दौरान जो भी चीजें हैं उसको हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इस एज के दौरान। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो रेस्टोरेशन एज है वो 1660 टू 1700 के टाइम पीरियड को कहा जाता है ब्रिटिश और इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों कहा जाता है, आगे सारी चीजें आपको बताई गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कि जो द रेस्टोरेशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगैन इन 1660 व्हेन किंग चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश थ्रोन, यानी वहां के राजगद्दी पर किसका अधिकार हो गया? चार्ल्स सेकंड का, किंग चार्ल्स सेकंड का। और आफ्टर इयर्स ऑफ प्यूरिटन रूल, वहां पर प्यूरिटन रूल चल रहा था, यानी ये लोग कैथोलिक धर्म के लोग थे जिन्होंने बहुत ही कट्टरता से धर्म का पालन किया था। उन्होंने सारे थिएटर्स, जो भी ड्रामा कंपनीज थे, उनको बंद करा दिया था। और जब ये किंग चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ, फिर से वो गद्दी पे आए, उसके बाद सारे ड्रामाज खोल दिए गए। तभी तो उस दौरान जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज आए। ठीक है, तो ये जो पीरियड है वो कहता है मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है इंग्लिश कल्चर की और थॉट की। राइट, नई सोच, नए यू कैन से संस्कृति की चीजें यहां आने लगी थी। इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, क्योंकि फिर से राजा को रिस्टोर किया गया। ठीक है, बिकॉज इट रिस्टोर्ड नॉट ओनली द मोनार्की, यहां सिर्फ राजतंत्र का फिर से आगाज नहीं हुआ, उसकी शुरुआत नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ? ऑल्सो फ्रीडम ऑफ आर्ट, आजादी मिली किसको? कला को, विट को यानी बुद्धि को, ठीक है, ज्ञान को, वर्ल्डली प्लेजर्स को, सांसारिक जो आनंद है उनका, दैट हैड बीन सप्रेस्ड, जिसको दबा दिया गया था प्यूरिटन्स के द्वारा। किनके द्वारा? प्यूरिटन्स के द्वारा। ठीक है, सो प्यूरिटन एरा में, यस। ठीक है, लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स, इस समय का जो लिटरेचर है ना, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोशल मैनर्स का, यानी सामाजिक जो रहन सहन का तरीका था, शिष्टाचार था, पॉलिटिकल चेंजेस थे, राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे थे, और मॉरल टोन ऑफ द टाइम, यानी उस समय के हर एक चीज को ये जो पीरियड है वो दिखाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग अगर देखें रेस्टोरेशन लिटरेचर का, तो सबसे महत्वपूर्ण है रियलिज्म एंड वर्ल्डली स्पिरिट। रियलिज्म मतलब वास्तविकतावाद को लाया गया, जो रियल चीजें हैं उसको दिखाया जाने लगा। सिर्फ राजा महाराजा को नहीं, बल्कि वहां के मैनर्स को दिखाया जाने लगा। वर्ल्डली स्पिरिट्स, जो सांसारिक चीजें हैं, उसको दिखाया जाने लगा। राइटर्स ने क्या करना शुरू किया? लाइफ को पोर्ट्रे करना शुरू किया, यानी जीवन जैसा है वैसा दिखाना शुरू किया। और इसमें रोमांटिक आइडियल्स नहीं सेट किए गए, यानी काल्पनिक चीजों को हटा दिया गया। राइट, फिर कहता है उन्होंने फोकस किया किस पर? मैनर्स पे, तरीके, रहन सहन के तरीके, हाव भाव, विचार, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। जैसे फैशंस, वाइसेस यानी गलतियां, हाई सोसाइटी की, उस समय के हाई सोसाइटी में जो भी कमियां थी उसको हाईलाइट किया गया। और ये क्या बन गए? ये बहुत ही हंसी खुशी देने वाले, आलोचनात्मक और बहुत ही इमोरल, अनैतिक चीजों को दिखाया जाने वाला एक साधन बन गया। सो ये जो कॉमेडीज लिखे गए, रेस्टोरेशन कॉमेडी जो लिखे गए उस दौरान के, जिसमें वॉइसले, कॉन्ग्रीव, इथरेज, इन्होंने क्या किया? ये सारे राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने डिपिक्ट किया, दिखाया है। किसको दिखाया है? इंट्रीग को। इंट्रीग मतलब षड्यंत्र, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं करते थे। ठीक है, इंट्रीग्स ऑफ लव, प्रेम को, हिपोक्रेसी,
व्यभिचारिता जिसको कहते हैं, प्लस फैशनेबल लंदन सोसाइटी, और जो समाज का दृश्य था समाज का लंदन में उस समय, उसको बिल्कुल फैशनेबल जो समाज था उसको दिखाया इन्होंने। कहता है कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, रिवाइवल ऑफ ड्रामा, यानी फिर से ड्रामा की शुरुआत हुई, क्योंकि जब थिएटर्स खुल गए तो थिएटर्स में ड्रामास परफॉर्म किए जाने लगे। तो ड्यूरिंग द प्यूरिटन रूल क्या हुआ था, वहां थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन आफ्टर द रेस्टोरेशन, जब से फिर से मोनार्की वहां पर स्थापित हुई, तो उन्होंने इसको रीओपन किया। ठीक है, ड्रामा जो है वो बिकेम लाइवली एंड सोफिस्टिकेटेड, यानी बड़े ही जीवंत प्रकार के ड्रामास बनाए जाने लगे, सोफिस्टिकेशन के साथ, यानी उसमें उत्कृष्टता भी थी। और इसमें क्या था, ऑफन फिल्ड विथ स्पार्कलिंग डायलॉग्स, इसके जो डायलॉग्स होते थे बड़े ही मजेदार होते थे, ठीक है, और ह्यूमर से भरे हुए होते थे। जबकि रेस्टोरेशन कॉमेडीज जो थे, ठीक है, वो शोड मोरल लूजनेस, उसमें नैतिक पतन को दिखाया जाता था कि कैसे लोग मॉरली डिग्रेड हो रहे थे। ठीक है, और उनके बोल्ड थीम्स को दिखाया जाता था, ओपन ट्रीटमेंट फॉर ऑफ लव एंड डिजायर, कैसे लोग प्रेम में पागल हो गए थे, कैसे अपनी इच्छा को सामने रख देते थे बड़े ही भद्दे तरीके से, और लव और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए सारा कुछ था। राइट, सटायर जिसको हम कहते हैं आलोचना, ये डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म बन गया, यानी एक तरह से समाज की आलोचना की जा रही थी। ऐसी समाज की कल्पना नहीं चाहते थे ऐसे लोग, क्योंकि समाज में सुधार चाहते थे, जहां सिर्फ दिखावा हो, व्यभिचार हो, यानी हिपोक्रेसी हो, ये सारी चीजें वो नहीं चाहते थे। तो इसके जो सटायर के सबसे बड़े जो आलोचक हैं वो कौन है, जॉन ड्राइडन, बाद में अलेक्जेंडर पोप आए। ठीक है, फादर ऑफ यू कैन से क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन ड्राइडन को। अलेक्जेंडर पोप आए, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, सेटराइज किया करप्शन को, यानी भ्रष्टाचार को, बेवकूफी को, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को, जो राजनीतिक व्यभिचार चल रहा था। ड्राइडन ने लिखा एब्सोलम एंड एकिटोफिल, ठीक है, मैक फ्लेक्नो। फिर इसमें उन्होंने क्या लिखा है, शार्प पॉलिटिकल और लिटरेरी सटायर्स, यानी सामाजिक और जो साहित्यिक आलोचना है इसमें दिखाया गया है, जो दिखाता है द विट, यानी बौद्धिकता एंड इंटेलिजेंस ऑफ द एज। इससे पता चलता है कि एज कितना फर्टाइल था, लेकिन जो नोबल जो सोसाइटी थी, जो स्ट्रेटा था, वो कैसे खोया हुआ था मैनर्स में, मैनरिज्म में और दिखावा में, उसको यहां पे बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yes. Now, poetry during the restoration, जब पोइट्री की यहां शुरुआत हो गई, कविताओं का लिखना जब शुरू हुआ, तो रेस्टोरेशन में क्या किया इसने, इमोशनल रिचनेस को हटा दिया, उसमें भावनात्मक चीजों को हटा दिया जो रेनेसां के दौरान पूरा था, बल्कि इसमें आप देख सकते हो कि इंटेलेक्ट और फॉर्मल तरीका इसमें शामिल किया गया, यानी ये इंटेलेक्चुअल हो गया, यानी कविता कैसी हो गई, इंटेलेक्चुअल हो गई। हेरोइक कपलेट की शुरुआत की गई अलेक्जेंडर पोप के द्वारा और ड्राइडन के द्वारा, इन्होंने परफेक्ट किया राइटिंग ऑफ पोइट्री को। ठीक है, और ये फेवरेट वर्ड्स फॉर्म बन गया उस समय का, यानी जो हेरोइक कपलेट जो लिखे जाते थे वो बहुत फेवरेट हो गए। पोएट्स ने क्या किया, क्लैरिटी, बैलेंस और रीजन पर बहुत जोर दिया, और वहां पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ने लगा। वहां का इन्फ्लुएंस जो था, फ्रेंच क्लासिसिज्म का इन्फ्लुएंस वहां दिखाई पड़ा था, और लोगों का रिस्पेक्ट जो है ऑर्डर और रिस्ट्रेंट के लिए बढ़ता चला गया। लोग चाहते थे कि इन सारी चीजों में भी नियम कानून होने चाहिए, कविताओं में भी। ठीक है, फिर प्रोज राइटिंग भी हुई रेस्टोरेशन के दौरान, ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। इट बिकेम डायरेक्ट, जो प्रोज लिखा गया वो डायरेक्ट था, एकदम साफ साफ, प्रत्यक्ष, क्लियर, एलिगेंट, और सर्विंग एज मॉडल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। और एक तरह से देखा जाए कि आने वाले आधुनिक युग के लिए, मॉडर्न एज के लिए प्रोज का एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। इसलिए 18th सेंचुरी को हम
द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें राइटर्स जैसे जॉन बनियन, सैमुअल पेपे, प्लस उन लोगों ने क्या किया, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिया इसमें। बनियंस की जो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ये रिफ्लेक्ट करता है, जो ये बुक है वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिलीजियस एलेग्री को, धार्मिक एलेग्री को। ठीक है, प्लस पेपेस डायरी प्रोवाइड्स अ लाइवली पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ इन लंदन। और यह एक प्रकार की डायरी है पेपे की, जिसमें लंदन के डे टू डे लाइफ की डायरी दिखाई गई है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोज फॉर्म्स आते चले गए। फिर आगे हम देखते हैं कि जो लिटरेचर है, ठीक है, जो लिटरेचर है, द लिटरेचर ऑफ द रेस्टोरेशन ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इंटेलेक्चुअल चेंज। लोगों के अंदर एक बौद्धिक अंतर या परिवर्तन आप नोटिस करोगे यहां। द स्पिरिट ऑफ द साइंस, ठीक है, नया युग का आगमन हो रहा था, तो साइंस में लोगों की अभिरुचि। रीजनिंग, इसलिए प्रोज ऑफ एज एंड प्रोज एंड रीजनिंग इसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सीन इन द वर्क्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन। देखिए, न्यूटन के वर्क्स में लोगों का इंटरेस्ट जगने लगा। जॉन लॉक इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स, इसने राइटर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो ये एज है ना, इसकी शुरुआत जो हुई, उसमें एक शुरुआत हुई मॉडर्न प्रोज की और जर्नलिज्म की। ठीक है, तो एक बिगिनिंग थी प्रोज और जर्नलिज्म की, लीडिंग टू द राइज ऑफ पीरियोडिकल एसेज। उस दौरान पीरियोडिकल एसेज भी लिखे जाने लगे, एंड न्यूज़पेपर्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी, और बाद में न्यूज़पेपर्स भी नेक्स्ट सेंचुरी में देखा जाने लगा। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो रेस्टोरेशन लिटरेचर है ना, उसमें आप देख सकते हो रियलिज्म, विट, सटायर जिसको आलोचना कहते हैं, फॉर्मल स्टाइल एंड इंटरेस्ट इन सोशल मैनर्स, यानी सामाजिक जो विविधताएं थी और मैनर्स थे, मैनरिज्म था, वो सारी चीजें इस दौरान के लिटरेचर में आप नोटिस कर सकते हो। इसने क्या किया, मिरर किया, यानी दिखाया एक आईने की तरह एक्साइटमेंट को, सिनिसिज्म को, ठीक है, सोफिस्टिकेशन को, यानी लोग कैसे सोफिस्टिकेटेड थे, उत्कृष्ट थे, और उस समाज के हर तरह की चीजों को इसमें दिखाया गया। ठीक है, रीडिस्कवर्ड फ्रीडम, फिर से आजादी की खोज की गई, वह आजादी जो दिखावे की नहीं थी, बल्कि एक सामान्य जीवन की आजादी। ठीक है, प्लेजर आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रिक्ट मॉरल कंट्रोल, जो प्यूरिटन्स का वहां एक शासन चल रहा था, उस कंट्रोल से उनको आजादी मिली और नैतिक रूप से वो लोग आजाद भी हुए। सो इट वाज एन एज ऑफ इंटेलेक्ट, बौद्धिकता का युग कहा जा सकता है। वर्ल्डली चार्म रादर देन इमोशन, इमेजिनेशन, लेइंग इन द फाउंडेशन ऑफ द न्यू क्लासिकल स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी इमेजिनेशन और इमोशन को यहां से हटा दिया गया। प्रोज और रीजनिंग, साइंटिफिक आइडियाज का आगमन यहां शुरू हो गया, और इसने न्यू क्लासिकल एज की स्थापना एक तरह से शुरू कर दी 18th सेंचुरी में। राइट, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एक बहुत ही अच्छा ड्रामा जो कॉमेडी है, पैस्टोरल कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर की, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, डिस्कस एज यू लाइक इट एज अ पैस्टोरल कॉमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो विलियम शेक्सपियर, जो कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, उनका जन्म 1564 में हुआ एंड ही डाइड इन 1616। जिस तारीख उनके बारे में कहा जाता है कि 23rd of April को वो जन्म लिए थे, और 1616 में 23rd अप्रैल को ही उनकी डेथ भी हुई। उन्होंने 37 प्लेज लिखे, इंक्लूडिंग कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। उन्होंने 154 14 लाइन्स के जो सोनेट्स हैं उन्होंने लिखे हैं, जो कि बहुत ही फेमस हुआ, एंड ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, एंड ही वाज द पोएट ऑफ एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज। इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट is one of the finest examples of pastoral comedy। क्या है ये?
आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन इंग्लिश लिटरेचर द टर्म पैस्टोरल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म जो आइडियलाइज करता है रूरल लाइफ को, यानी जो रूरल एरिया में जिया जाने वाला जो जीवन है उसको आइडियलाइज करता है, उसको एक आदर्श दिखाता है, प्लस नेचर में कोई कैसे रहता है उसको दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, प्रेजेंटिंग इट एज प्योर, बड़ा ही शुद्ध, शांतिपूर्ण और आजाद, फ्री फ्रॉम करप्शन, किससे? भ्रष्टाचार से। और कोर्टली, जो कोर्ट दिखाया जाता था ना, सभा और दरबार, उससे बिल्कुल अलग, और अर्बन सोसाइटी से अलग, एक ऐसे वातावरण में जहां नेचर है और रूरल लाइफ है। तो ऐसा कोई अगर कॉमेडी दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैस्टोरल कॉमेडी। सो जो पैस्टोरल ट्रेडिशन है, इसकी शुरुआत क्लासिकल पोएट्स के द्वारा की गई, वर्जिल के द्वारा, और बाद में से डेवलप किया गया इंग्लिश राइटर्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें से नाम आता है एडमंड स्पेंसर का द शेफर्ड्स कैलेंडर, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो बाद में इसे जब शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया इन एज यू लाइक इट, शेक्सपियर इसका यूज करते हैं इस ट्रेडिशन का केवल ये नॉट ओनली टू क्रिएट अ रोमांटिक और ह्यूमरस वर्ल्ड, केवल काल्पनिक और मजेदार और प्रेम संवाद वाला एक संसार ऐसा नहीं, बल्कि टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, जीवन को भी उन्होंने दिखाया है, जिसमें लव भी है और ह्यूमन नेचर भी है। ये सारी चीजें शेक्सपियर ने इसमें डाली हैं। ऐसे ही वो नहीं कहे जाते हैं द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, राइट? यहां जो प्ले की शुरुआत होती है, द प्ले बिगिंस इन द कोर्ट, नाटक की शुरुआत एक दरबार से होती है, जहां पर यह एक जगह है, अ प्लेस ऑफ जेलसी, ईर्ष्या का जगह, जहां पर हर कोई राजा बनना चाहता है, हर कोई दूसरे का पद छीनना चाहता है। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा भरा पड़ा है सब में, ट्रीचरी धोखेबाजी, दगाबाजी, तो ये सारी चीजें हैं वहां। ड्यूक सीनियर जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वहां का ड्यूक है यानी राजा है, हैज बीन अनजस्टली एक्साइल्ड, उसे एक बेईमानी के तौर पे उसे जंगल भेज दिया गया, वनवास दे दिया गया उसके भाई ने। उसका भाई कौन था? ड्यूक फ्रेडरिक, जिसने अपने बड़े भाई को, ड्यूक सीनियर को, राजगद्दी से हटा दिया और वनवास दे दिया। सिमिलरली दूसरी तरफ ऑरलैंडो एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो मिसट्रीट किया जाता है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार होता है उसके ही बड़े भाई के द्वारा, जिसका नाम क्या है? ओलिवर है। सो ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, ये जो संघर्ष दिखाया गया इसमें, वो फोर्स करता है कि गुड कैरेक्टर्स टू फ्ली टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। ये लोग भागकर एक जंगल में चले जाते हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको डील भी किया था। विच बिकम्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन क्या सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबल ऑफ फ्रीडम है, सिंप्लिसिटी एंड पीस, शांति का स्थान। सो ये जो मूवमेंट है ना, फ्रॉम द कोर्ट टू द, जो ये परिवर्तन देख रहे हो आप, कहां से? कोर्ट से लेकर जंगल जाने का ये जो परिवर्तन है, मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम करप्शन टू इनोसेंस। भ्रष्टाचार से एक ऐसे जगह पर जहां बहुत ही इनोसेंस है, जहां किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, ठीक है, और टेंशन टू रिलैक्सेशन, यानी तनाव से लेकर आराम की दुनिया में जाना। सो अ सेंट्रल फीचर ऑफ पैस्टोरल लिटरेचर। ये चूंकि यही थीम है जिसके कारण इसको हम पैस्टोरल कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल फीचर क्या है? टेंशन टू रिलैक्सेशन, करप्शन टू इनोसेंस। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, जिसके कारण एज यू लाइक इट को हम लोग क्या कहते हैं? पैस्टोरल कॉमेडी कहते हैं। और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। यस, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है वो क्या है? ये हार्ट है। हार्ट का मतलब होता है हृदय। जैसे ही मनुष्य के शरीर में हृदय का क्या रोल है आपसे छिपा नहीं है, तो क्या है? यह हार्ट ऑफ द प्ले है। एंड द परफेक्ट सेटिंग, किसी भी ड्रामा की सेटिंग क्या है? द सराउंडिंग, जहां पर ड्रामा को ड्रामेटाइज किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, और एक पैस्टोरल एटमॉस्फेयर देता है। कौन? फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन।
सो यहां पर प्रेजेंट किया गया है बड़ा ही एक वर्ल्ड ऐसा जो नेचुरल ब्यूटी के साथ है, वहां नैतिक एक जिसको कहते हैं समन्वय है, जिसको हार्मनी हम लोग कहते हैं, नैतिक हार्मनी जिसको मॉरल हार्मनी कहते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप दिखाया गया है और वहां हील किया जाता है एंड रीडिफाइन किया जाता है। यानी अब जो भी लोग वहां गए उनको लोगों ने गले लगाया। जब ओरलैंडो पहुंचता है तो ड्यूक सीनियर उसे अपने पास जगह देता है, खिलाता पिलाता है, उसका सत्कार करता है, स्वागत करता है। ये क्या है? ठीक है। सो यही देखो, इन द फॉरेस्ट ड्यूक सीनियर जो है बड़ा ही खुश रहता है अपने फॉलोअर्स के साथ और उसे बहुत आराम की जिंदगी वहां महसूस हो रही है। ठीक है। यहां जबकि वो एक राजा था, उसके बहुत सारे नौकर रहे होंगे, बहुत तामझाम रहा होगा जीवन में, लेकिन यहाँ हार्डशिप है, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी वहां खुश है। क्यों? क्योंकि मेंटल पीस इज द रियल पीस, राइट? सो वो कहता है फॉरेस्ट इज लाइफ, जंगल क्या है? एक जीवन है। ठीक है। इज फ्रीयर एंड मोर ऑनेस्ट, ये आजादी देता है, प्लस मोर ऑनेस्ट देन कोर्ट लाइफ। ठीक है। दरबारी जीवन, तामझाम के जीवन से बिल्कुल ये बेहतर है। वेयर फ्लैटरी, जहां चापलूसी नहीं है। ठीक है। कोर्ट में क्या है? लोग चापलूसी करते हैं। एंड डिसीट, धोखेबाजी फैली हुई रहती है उस राजतंत्र में। तो फॉरेस्ट क्या करता है, यहां जो कि जितने भी कैरेक्टर उनको अलाउ करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए उनकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, उनके अपने अनुभव क्या हैं। तो वो बहुत प्रेम से, फ्रीली, आजाद होकर और स्पिरिचुअली वो सारी चीजों को वहां एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। सो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज एज अ पेस्टोरल कॉमेडी इज रोमांटिक थीम। इसमें रोमांटिक थीम दिखेगा, क्योंकि बाद में रोज़ैलिंड भी वहां पहुंच जाती है और वेश बदलकर अपने प्रेमी से भी मिलती है, ओरलैंडो से। तो एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सो द प्ले एक्सप्लोर्स लव इन वेरियस फॉर्म्स। यहां प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ता है, रोमांटिक, ब्रदरली, लॉयल, वफादारी, ये सारी चीजें आपको यहां दिखाई पड़ेगी। द सेंट्रल लव स्टोरी बिटवीन रोज़ैलिंड एंड ऑरलैंडो, जैसा कि मैंने बताया अभी, उनके बीच ये प्रेम संवाद दिखाया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सेंट्रल लव स्टोरी दिखाया गया है। इसमें मुख्य जो प्रेम का जो प्रसंग है इन्हीं दोनों के बीच होता है। फिर ये सिंसियर भी है, एक विश्वास के साथ किया जाने वाला प्रेम है। फिल्ड विथ चार्म, आकर्षण है। रोज़ैलिंड जो है वो रूप बदल लेती है अपने आप को गेनीमेड की तरह और सिखाती है ओरलैंडो को ट्रू नेचर ऑफ लव की, प्रेम का सच्चा प्रवृत्ति और प्रकृति क्या है। अपने बुद्धि से और अपने बुद्धिमता से उसको सिखाती है। उनका जो रिलेशनशिप है ना, वो फॉरेस्ट में ही डेवलप होता है। ठीक है। जहां सोशल बैरियर्स नहीं है, समाज का कोई बंधन नहीं है, वो सारा कुछ गायब हो चुका है। ट्रू फीलिंग्स वहां दिखाया जा सकता है और ट्रू फीलिंग्स वहां लोग लवर्स जो अपना दिखाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अलोंग साइड क्या होता है, जो कपल्स हैं, दूसरे कपल्स, सीलिया और ओलिवर, जो उसका भाई है ओरलैंडो का, वो बाद में रोज़ैलिंड की जो बहन है, कजन जो है सीलिया, उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है। जो सिल्वियस और फीबी है, फोबी इसका नाम होना चाहिए, और टच स्टोन है, जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये जो ऐसे कैरेक्टर्स जो कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं यहां पर। ठीक है। वो क्या करते हैं, एक रोमांटिक वैरायटी को यहां दिखाते हैं पूरे प्ले में, और डिफरेंट शेड्स ऑफ लव को आप यहां महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लव के कौन कौन से चीजें हैं, आइडियल, ह्यूमरस, मजेदार है, प्लस रियलिस्टिक, ये सारी चीजें यहां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजों का होना क्या है, यह निशानी है पेस्टोरल कॉमेडी का। Yes, another important element of pastoral comedy is disguise and mistaken identity. यानी रूप बदलना, जो हम लोग ऑडियंस होते हैं, हम लोग सब देखते रहते हैं और एंजॉय करते हैं कि वो कौन है, लेकिन वहां जो कैरेक्टर्स है ना, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण बहुत मजा आता है।
तो यहां डिस्गाइज है और मिस्टेकन आइडेंटिटी, पहचान नहीं पा रहे। जो क्रिएट करता है एक ह्यूमर और इनसाइट, बहुत ही मजेदार ह्यूमर क्रिएट होता है वहां। रोजालिन जब डिस्गाइज करती है एक गैनीमेड के फॉर्म में, एक मेल बन जाती है और वो एक्सप्लोर करती है अपने लव को कि उसका प्रेमी कितना उसको चाहता है, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली वो सब कुछ चेक करती है। और एक लाइट हार्टेड कॉमेडी हमें दिखाई पड़ता है वहां, ठीक है। और एक ड्रामेटिक आयरनी भी है कि वह सब कुछ जानती है, प्लस उधर जो ओरलैंडो है वो कुछ भी नहीं जानता। ऑडियंस सब कुछ जान रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑडियंस यहां सब कुछ जान रही होती है, हर ट्रू आइडेंटिटी जान रही है कि वो है कौन। प्लस वाइल अदर कैरेक्टर्स, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो नहीं जान पा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ऑडियंस सब कुछ जानती रहती है, लेकिन उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानती है ऑडियंस, राइट। और दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं जानते। सो ये जो डिस्गाइज है बहुत एम्फसाइज करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। वन ऑफ द प्लेस मेन आइडियाज दैट इज नेचुरल, सिंपल वर्ड, पीपल कैन डिस्कवर देयर रियल सेल्व्स। और सारी चीजें यहां वो सारी चीजें दिखाई पड़ती है जो एक पेस्टोरल कॉमेडी का फीचर होना चाहिए। यहां कंट्रास्ट बिटवीन कोर्ट एंड कंट्री लाइफ, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहां कोर्ट लाइफ और कंट्री लाइफ यानी देहात का जीवन जो है उसके बीच में एक अंतर दिखाया गया है, ठीक है। क्या है? जो मॉरल बायस है, लोगों का एक झुकाव होता है किसी एक तरफ, उससे यहां आप हट कर देखोगे। जो कोर्ट है वो सिंबलाइज करता है एम्बिशन को, क्रुएलिटी को, हिपोक्रेसी को, जबकि फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है दयालुता, कंटेंटमेंट, संतोष, ठीक है, प्लस ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो शेक्सपियर ने क्या किया है, ये सारी चीजों को एक साइडेड पोर्ट्रेल नहीं किया, इसका एक साइडेड नहीं दिखाया, वन साइडेड नहीं दिखाया, बल्कि दोनों चीज को दिखाया। एक कंट्रास्ट है यहां पर, देयर इज अ कंट्रास्ट, यानी आप देख सकते हो कि यहां एक कंट्रास्ट है, अंतर दिखाया गया और दोनों को दिखाया गया, ठीक है। सो थ्रू कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइक टचस्टोन, ये सब कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं। और विटी कोट जेस्टर, ये हंसाने वाले हैं। जेक्स जो कि एक मेलंकलिक, जो बहुत दुखी रहता है, एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है। शेक्सपियर सजेस्ट क्या करते हैं, वो एक फॉरेस्ट को, एक फॉरेस्ट लाइफ को जहां दिखाते हैं जहां उनकी गलतियां भी है। सजेस्ट दैट इवन द फॉरेस्ट लाइफ हैज इट्स फॉलीज, इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कमियां हैं, ये भी दिखाया गया हंसी खुशी के साथ। टचस्टोन मजाक उड़ाता है, मॉक्स कंट्री पीपल, यानी देहात के लोगों का मजाक उड़ाने में टचस्टोन पीछे नहीं रहता। यानी शेक्सपियर ने यह भी दिखाया है कि आप सिर्फ शहरी जीवन को बुरा नहीं कह सकते हो, यहां आप देहात वाले जीवन को ही बुरा कह सकते हो। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं और उनकी सिंप्लिसिटी का मजाक उड़ाता है टचस्टोन। वाइल जेक्स जो है, जो फिलोसोफर है, वो दिखाता है ह्यूमन वीकनेसेस को, कि मानवीय कमजोरियां। इस तरह से उसने लिखा है, देयर इज अ वेरी गुड क्रिएशन ऑफ पोएम जिसमें दिखाया गया है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सारा संसार कैसे एक नाटक का मंच है और सारे लोग कैसे, हम सारे लोग प्लेयर्स हैं वहां पर, ठीक है। तो जेक्स ने ही उसको लिखा है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन वीकनेसेस को उन्होंने दिखाया है। 10 शेक्सपियर ब्लेंड करते हैं, मिक्स कर देते हैं रियलिज्म को भी, आइडियलिज्म को भी, यानी आदर्शवाद को भी और वास्तविकतावाद को भी एक साथ मिला देते हैं, शोइंग गुडनेस एंड फॉली, अच्छाई और बुराई दोनों को, कि कैसे एक साथ रहते हैं। यानी वहां लोग शहर की भी तारीफ करने वाले हैं और देहात की भी तारीफ करने वाले, ठीक है। आई कहता है कि द प्ले ऑल्सो कंटेन्स अ फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टोन, दार्शनिकता की बातें इसमें है, दर्शन है। रिफ्लेक्टिव टोन क्या है, जब जेक्स की फेमस स्पीच आती है, जेक्स कहता है, जेक्स जो है फिलॉसफी अपना बताता है, ऑल द वर्ड्स स्टेज, जैसा कि मैंने बताया, ऑल द वर्ड्स स्टेज, जहां पर फॉरेस्ट बिकम्स अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन, यह एक चिंतन का जगह है, ठीक है, जहां पर चिंतन
करना चाहिए वैसा जगह। इसीलिए तो साधु सन्यासी जंगल चले जाते थे मोह माया से दूर, और वो ऐसे नेचुरल वादियों में बैठकर तपस्या करते थे। तो जेक्स जो है वो कहता है कि दिस इज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन, चिंतन की जगह है ये, जहां ह्यूमन लाइफ क्या है, इज सीन एज सीरीज ऑफ चेंजिंग रोल्स, कि कैसे एक आदमी अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल निभाता है। जैसे मैं अभी आपके सामने मैं टीचर हूं, अगर मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा तो मैं पिता बन जाऊंगा, अगर मैं पत्नी के पास जाऊंगा तो पति बन जाऊंगा, अगर मैं अपनी माँ और पिता के पास जाऊंगा तो बेटा बन जाऊंगा। तो मैं हूं एक, लेकिन हर एक जगह मेरा रोल अलग है। तो इस चीज को यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से जेक्स ने बताया है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्शंस है वो ऐड करते हैं गहराई को और पैस्टोरल सेटिंग को, और इसे एक महान विजडम वाला जगह बना देते हैं, और नॉट मेयर एस्केप, यह जीवन से भागने का तरीका नहीं है बल्कि जीवन का एक सीखने का जगह बन जाता है। और इस तरीके से आप फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव टोन को यहां देख सकते हैं। तो एक कॉमेडी के तौर पर अगर हम देखें एज यू लाइक इट को, तो यहां पर एक रिकंसिलिएशन होता है, सबका मेल मिलाप हो जाता है, ठीक है, हैप्पीनेस आती है। चूंकि कॉमेडी है तो कॉमेडी का मतलब क्या है, सुखांत, अंत में खुशी का माहौल बनेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितने हैं लोगों के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो जाती है। डिस्गाइजेस आर रिमूव्ड, जिन्होंने रूप बदला था वो ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। लवर्स यूनाइटेड हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। ड्यूक फ्रेडरिक जो है आकर अपने बड़े भाई से माफी मांगता है और उसे उसकी गद्दी लौटा देता है, और फिर से वो ड्यूक सीनियर राजा बन जाता है। तो ये जो हार्मनी है उसके साथ जो कंक्लूजन है वो रिइंफोर्स करता है, कि बताता है कि कैसे पैस्टोरल आइडियल, जो पैस्टोरल आदर्श है, वो कैसे नेचर और लव को दिखाया गया है, जो कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ जीवन जीना तो सिखाते हैं, प्लस ये हमें हील भी करते हैं, हमें स्वस्थ करते हैं, हमें सारा सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहां दिखाई गई हैं। सो व्हाट डू वी गेट इन कंक्लूजन? कंक्लूजन में क्या पाते हैं कि शेक्सपियर का एज यू लाइक इट जो है परफेक्टली कंबाइन करता है द चार्म ऑफ रोमांस, रोमांस से भरा हुआ है, द ह्यूमर ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी और ह्यूमर से भरा पड़ा है, प्लस द सिंप्लिसिटी ऑफ पैस्टोरल लाइफ। ठीक है, एक देहात का जीवन दिखाया गया, जंगल का जीवन दिखाया गया है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है वो स्टैंड करता है एज अ सिंबल ऑफ आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसा आदर्श संसार जहां लोग सच्चाई को जानते हैं, आनंद को जानते हैं और सेल्फ नॉलेज, खुद को पहचानते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है, खुद को जान लेना। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? खुद को जान लिया था, राइट? सो थ्रू इट्स मिक्स लाफ्टर, इसके हंसी खुशी के साथ प्लस विजडम, आनंद के साथ, बुद्धि के साथ, प्रेम जो है, प्रेम के साथ प्ले जो है ना, सेलिब्रेट करता है द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप मनुष्य के हर अनुभव को यहां महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिखाया गया? लोभ, लालच जो कि कोटली लाइफ है, और फिर प्रेम, दोस्ती। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप कि कैसे लोग आलोचना करते हैं शहरी जीवन का प्लस पैस्टोरल जीवन का। ठीक है, तो इस तरीके से हर कुछ का एक्सपीरियंस यहां आप महसूस कर सकते हो। नेचुरल सेटिंग है इसमें, मेकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैस्टोरल कॉमेडीज एवर रिटन। ऐसा कॉमेडी कभी भी नहीं लिखा गया है पहले, और यह एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पैस्टोरल कॉमेडीज के रूप में आप इसको जान सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जान सकते हो कि कैसे हम आंसर्स को लिखते हैं और कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं। तो मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।